कि आखिर हमारा इंटेलिजेंस कहाँ था। किसी को पता ही नहीं चला कि एक घर में 350 किलो, पहले तो उसको आरडीएक्स कहा गया था, कि क्या ये यूनिवर्सिटी आतंक की तालीमशाला तो नहीं है। और आज वो बात निकली। आज अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो सब कुछ मिला, जो सारी बातें सामने आई, उसने उन सब बातों पर मोहर लगा दी कि आखिर क्या चल रहा था। क्योंकि कल फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने कहा था, सीपी फरीदाबाद ने कहा था कि 15 दिन से हम काम कर रहे थे इस पर। बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो शाजिया हैं, ये जैशे मोहम्मद की महिला विंग चलाती हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है, जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जब आप वीडियो देखेंगे तो उस समय दिल्ली के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ था कल दिल्ली में, लाल किले के गेट नंबर 1 के पास, उस घटना को लगभग 27 घंटे हो चुके होंगे। 6:52 पर कल वो घटना घटित हुई थी। I-20 कार जिसके अंदर बम विस्फोट हुआ और जिसके अंदर 13 लोगों की जान तो कम से कम चली गई। 13 लोगों की जानकारी तो आ रही है। आगे वो आंकड़ा ना बढ़े, ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे। 13 लोग उस बम विस्फोट, उस हादसे के अंदर अपनी जिंदगी दे गए और दर्जनों लोग अभी अस्पतालों में भर्ती हैं। अब इस घटना की जांच जो है, जो बम विस्फोट की जांच है, सोर्स बता रहे हैं, ये कोई अधिकृत जानकारी तो नहीं है, सोर्स बता रहे हैं कि NIA करेगी। टीवी चैनल्स पर हमने भी देखा और आपने भी देखा होगा। टीवी स्क्रीन कह रही है कि अब उस सारे मामले की जो जांच है वो NIA करेगी। इस मामले को लेकर के इससे तार जुड़े हुए हैं फरीदाबाद में जो कल बरामद हुआ था विस्फोटक सामग्री। और मैंने आपके साथ 2 वीडियो शेयर किए थे। एक मैंने वीडियो शेयर किया था पहला, और उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जब फरीदाबाद के अंदर बागेश्वर वाले बाबा की जो यात्रा चल रही है, वो यात्रा जो सरकार से भी स्पॉन्सर्ड है पूरी तरह से, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम विधायक, तमाम अमला, तमाम पुलिस, सब कुछ साथ चल रही है, जिस यात्रा की तैयारियां कई दिनों से थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने वीडियो में सवाल उठाया था कि आखिर हमारा इंटेलिजेंस कहां था। किसी को पता ही नहीं चला कि एक घर में 350 किलो, पहले तो उसको आरडीएक्स कहा गया था, बाद में पता चला कि वो आरडीएक्स नहीं था, लेकिन वो इतना ज्वलनशील पदार्थ था जिसका उदाहरण कल देर शाम होते होते सामने आ गया। कार के अंदर ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट के अंदर वही ज्वलनशील पदार्थ था जो बरामद किया। बाद में बात चली, हालांकि हमने एक वीडियो आपके साथ और भी शेयर किया था और मैंने कहा था कि 2900 किलो लगभग देश भर के अलग अलग स्थानों से बरामद हुआ, लेकिन उसको कई जगह चलाया गया फरीदाबाद से। हालांकि आज फरीदाबाद की उस मामले को लेकर के जो विस्फोटक सामग्री बरामद की बात थी, उसको लेकर के हरियाणा पुलिस ने अपना एक बयान जारी किया। हरियाणा पुलिस ने कहा कि फरीदाबाद में कोई और बरामदगी नहीं हुई है। आज कहा कि आज कोई बरामदगी नहीं हुई। आपके साथ हमने एक वीडियो और शेयर किया था, आगे विस्तृत जानकारी दूंगा फिर सारी। दूसरे वीडियो मैंने आपसे कहा था कि ये जो यूनिवर्सिटी है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी कहीं आतंक की तालीमशाला तो नहीं है। हमने आपसे कल ही ये बात शेयर की थी, जब तक बम विस्फोट नहीं हुआ था उससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या ये यूनिवर्सिटी आतंक की तालीमशाला तो नहीं है। और आज वो बात निकली। आज अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो सब कुछ मिला, जो सारी बातें सामने आई, उसने उन सब बातों पर मोहर लगा दी कि आखिर क्या चल रहा था। और हमारी इंटेलिजेंस का मान सकते हैं कि हो सकता है कोई बहुत बड़ी घटना होनी होती। शायद जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके साथ हरियाणा पुलिस और बाकी राज्यों की पुलिस जो लगी हुई थी, उसने जो विस्फोटक सामग्री बरामद की, वो उसी का परिणाम था या क्या था। जब तक
पूरी डिटेल पुलिस जानकारी नहीं देगी तब तक हम उस पर केवल एक कयास लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं बस सिर्फ। उसकी अधिकृत जानकारी तब तक नहीं आ सकती जब तक पुलिस बिल्कुल उसके बारे में, पुलिस का प्रवक्ता, पुलिस की तरफ से ये पूरी तरह से, या भारत का गृह मंत्रालय सीधे सीधे, देश के गृह मंत्री सीधे सीधे ना कहें। हालांकि गृह मंत्री जी ने अभी तक तो कोई ऐसी बात कही नहीं है। गृह मंत्री जी की तरफ से तो अभी ये बयान भी नहीं है कि इसकी एनआईए जांच करेगी। ये भी टीवी चैनल्स जो बता रहे हैं वो सोर्स के मुताबिक बता रहे हैं। गृह मंत्री जी कल पहुंचे जरूर थे वहां पर, घटनास्थल पर, अस्पताल में भी गए थे घायलों का हालचाल जानने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से, आज भूटान गए हुए थे प्रधानमंत्री जी, बम विस्फोट के बाद में आज सुबह प्रधानमंत्री जी का भूटान दौरा था। भूटान में वो जो वहां के शायद बादशाह हैं उनका जन्मदिन मनाने गए हुए थे, और जन्मदिन के कार्यक्रम से ही प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्रकारी ताकतों को चेतावनी, चुनौती दे दी। अब सुनिए प्रधानमंत्री का संबोधन ये भूटान से, जो वो दिल्ली के षड्यंत्रकारियों को चेतावनी दे रहे हैं। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. तो प्रधानमंत्री जी ने भूटान जाकर के, आज सुबह भूटान गए थे वो, और भूटान में उनका पारंपरिक स्वागत हुआ। उनका जिस लहजे से स्वागत हुआ करता है, पारंपरिक स्वागत हुआ। और वहाँ प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद जब अपना संबोधन दिया तो फिर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाई षड्यंत्रकारियों को चेतावनी तो दे दी जानी चाहिए। वो चेतावनी दी सारी, और उस चेतावनी में कहा कि जो षड्यंत्र में शामिल है उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब षड्यंत्र में कौन शामिल है ये सब जांच का हिस्सा है। हालांकि अगर आप मीडिया देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया में आप चैनल खोलें तो कई जगह तो सुबह बता दिया गया था कि पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। जैसे पहले कहा गया था इस्लामाबाद हमारा, लाहौर हमारा, मुनीर भाग गया, नवाज शरीफ भाग गया, ऐसा आज भी कुछ चला शुरू हुआ। लेकिन बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कल सब कुछ होने के बावजूद भी जब आतंकी पकड़े जा रहे थे, लगभग पिछले एक सप्ताह से, क्योंकि कल फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने कहा था, सीपी फरीदाबाद ने कहा था कि 15 दिन से हम काम कर रहे थे इस पर। इतना बड़ा रेड अलर्ट होने के बावजूद, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद दिल्ली के अंदर बम विस्फोट हुआ। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो कार 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी रही, पार्किंग से बाहर निकली। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है आखिर क्या सब कुछ है या क्या नहीं। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई वो हम आपको कल भी बता चुके हैं, आज फिर बता देते हैं। मुजम्मिल गिरफ्तार हुए फरीदाबाद से। उससे पहले गिरफ्तारी हुई, जो उससे पहली गिरफ्तारी थी, वो गिरफ्तारी एक अनंतनाग से हुई, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी हुई। उससे पहले एक गिरफ्तारी महिला डॉक्टर की हुई, जो फरीदाबाद के ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो डॉक्टरी का सिखाने का काम करती हैं, डॉक्टरी सिखाती हैं। वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 4-5 लोगों को अलग अलग सूचनाएं हैं, और जब तक, मैं वही कहूंगा कि जब तक अधिकृत जानकारी ना हो तब तक कुछ नहीं बताया जा सकता। बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ हुई है और कुछ लोगों को डिटेन किया है पुलिस ने।
कितने लोगों को किया है इसकी अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। लेकिन हालांकि ये हो सकता है कि क्योंकि पुलिस की जांच के तहत कोई जांच में बाधा नहीं आनी चाहिए, इसलिए बताया भी वही जाना चाहिए जो पुलिस की तरफ से अधिकृत बताया जाए। अगर आप उससे कुछ बढ़ चढ़ करके बताते हैं या कुछ कम करके बताते हैं तो वो पुलिस के काम में, एजेंसीज के काम में बाधा भी डालेगा। लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं इस सारे मामले को लेकर के, कई क्वेश्चन मार्क हैं। मसलन क्या ये आतंकी हमला था, जिस पर अभी सरकार का कोई जवाब नहीं। ये फियादीन हमला था जो कहा जा रहा है, फियादीन और आतंकी में क्या फर्क है? मैं तो समझता हूं कि दोनों एक ही बात है। इसके अलावा इसके सारे मामले के पीछे पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी भेड़िए बैठे हुए हैं उनका कौन सा रोल था, कितने बड़े किरदार में थे वो? बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो शाजिया हैं ये जैशे मोहम्मद की महिला विंग चलाती हैं। 3-3 साल 4-4 साल से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर थीं। बहुत विस्तृत जांच होनी चाहिए कि इन लोगों का आखिर पता क्यों नहीं चल पाया था। अल-फलाह के अंदर कब से चल रही थी ये? क्या वहां पर जो डॉक्टरी की तालीम दी जानी थी, जो इंजीनियर बनाए जाने थे, क्या वहां बम बनाना सिखाया जा रहा था? और कब से चल रहा था? फिर विस्फोटक सामग्री मैंने कल भी कहा था कि कब से जमा की जा रही थी? क्या 350-360 किलो एक ही दिन में आई थी या उससे पहले भी उसका आना जाना शुरू था? कौन लोग उनको सपोर्ट करते थे? जहां ये सारा मामला हुआ उससे कुछ दूरी पर ही धौज का पुलिस थाना और पुलिस चौकी है। किसी प्रकार की क्या कोई इनपुट नहीं मिल रहा था पुलिस को? जब इतनी बड़ी तैयारी थी एक यात्रा की, उस यात्रा के लिए तो सारे सुरक्षा प्रबंध थे, लेकिन क्या आम जन की सुरक्षा के प्रबंध भी किए गए? अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जाने बाकी हैं। देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री सभी लगातार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस घटना का, जो दिल्ली की घटना है जिसके अंदर निर्दोष लोगों की जान चली गई, अभी तक तो यह भी तय नहीं हो पा रहा कि जिस कार के अंदर विस्फोट हुआ उस कार के अंदर अकेला उमर था या 3 लोग थे? क्या वो जो मरा उसके अंदर उमर ही मरा या कोई और मरा? उसके अंदर दहशतगर्द कोई और था या खुद उमर था? कोई स्लीपर सेल काम कर रहा था? सब कुछ बहुत बड़ा सा जांच का विषय है अभी ये, और आगे जरूरी है। मैंने कल भी अपने वीडियोस में कहा था कि देखना होगा इरादे क्या थे। क्या दिल्ली एनसीआर को दहलाने के इरादे थे, जिसका एक तो परिणाम सामने आ गया? क्या एनसीआर के क्षेत्र के अंदर दहशतगर्दी का कोई बड़ा खेल खेलने की प्लानिंग थी? इसकी सारी विस्तृत जांच होना बहुत जरूरी है। और इस परिस्थिति में जो हालात हैं, जो आप देख सकते हैं, तो पूरा देश सरकार के साथ हुआ करता है, आज पूरा देश सरकार के साथ है। जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि वो दहशतगर्द कौन है। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि षड्यंत्रकारी बख्शे नहीं जाएंगे, तो षड्यंत्रकारियों का पता लगा करके और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाना जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हमला था ये? क्या हमारा इंटेलिजेंस का कहीं इसके अंदर लापरवाही भी है? क्या इस सारे मामले के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर आतंक के आका बैठे हुए हैं उनका कितना बड़ा किरदार है, और किस प्रकार उनको माकूल जवाब दिया जाना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।